हेलो फ्रेंड्स, आई एम आलिसा और दिल से वेलकम है आपको मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो बहुत दिनों बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहा है, बट ये वीडियो जो है वो बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि मैं शायद पहली बार कोई ब्लॉग बना रही हूँ और मैं आपको लेके चल रही हूँ प्रयागराज पर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं 2025 महाकुंभ में, जो कि 144 साल बाद आया है और जहाँ पर भक्ति, श्रद्धा और हमारे भारत की अनोखी संस्कृति एक साथ देखने को मिलते हैं। तो फिर चलिए निकल पड़ते हैं एक अनोखी यात्रा प्रयागराज के महाकुंभ मेला की तरफ। महाकुंभ पर डेली करोड़ों लोग प्रयागराज में स्नान करने को जाते हैं। ऊपर से हम लोगों का अचानक से बनाया गया प्लानिंग, ऐसे में हमको ट्रेन और फ्लाइट की टिकट्स क्या ही मिलते, और बाय रोड जाओ तो घंटों ट्रैफिक में फंसने का टेंशन। पर हमको तो कैसे भी करके जाना था। तो 15 फरवरी 2025 से हम घर से निकले थे और 21 फरवरी 2025 को हम वापस घर लौटे। और हमारा जो कुंभ वाला स्नान था वो हुआ था 18 फरवरी सुबह। तो इस सफ़र में मेरे साथ थे मेरा छोटा भाई मिक्कू, मेरी क्यूट सी मौसी रूबी आंटी और मेरे फ्रेंड शक्ति जी और उनका छोटा भाई राजू। वैसे तो ऑफिशियली हम 5 लोग थे ट्रिप पर, बट अगर देखा जाए तो 2 लोग और भी हमारे साथ थे। वो कैसे और कौन कौन, वो आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए। करीब 9 बजे हम घर से निकले। हमारा प्लान तो था सुबह 5 बजे निकलने का, पर मेरा जो भाई है उसने तो बहुत टाइम लगाया उठने में और रेडी होने में, तो उसी के चलते हमको देर हो गया। हमारा जो होम टाउन है बरहमपुर, वहाँ से निकलकर हम भंजनगर के रास्ते पे आगे बढ़े और हमको जाना था प्रयागराज, जो कि मेरे टाउन से समथिंग 900 किलोमीटर दूर है। ये था भंजनगर का एरिया। रास्ता यहाँ का बहुत ही अच्छा था, दोनों साइड ग्रीनरी और धूप भी बहुत था बाहर। ये राजू गाड़ी चला रहे थे और घर से निकलकर थोड़ा दूर जाते ही मेरी आंटी को नींद आ गया। लो बताओ, ऐसे कौन सोते हैं आंटी। ये मेरा भाई शुरू से ही मूवी देखने लग गया और मैं रोड के साइड वाले प्रकृति में खोई हुई थी कहीं। जो कैमरा वाले हैं वो है मेरे दोस्त शक्ति जी, जो शूटिंग कर रहे हैं, और ये हमारा घर के 2 छोटे छोटे बच्चे कान्हू और गोपू जो बैठे हुए थे अंदर। मैंने कहा था ना, अनऑफिशियली हम 7 लोग थे ट्रिप पर, ये दोनों भी हमारे साथ जा रहे थे। गाड़ी और राजू का ड्राइविंग चालू था और हमारा सफ़र भी बहुत मज़ा आ रहा था सच में। ये भंजनगर का टाउन है, उड़ीसा का बहुत पुराना टाउन है ये। दोस्त ना এটা কিন্তু রিয়েল টাইম हम एग्जैक्टली जो स्पॉट रहा तो स्पॉट देखे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंटी उठ गई। ये हंस के जाने वाले हमारे बच्चे, ये उनका मुंह नहीं दिख रहा है, गोपू है इसका नाम। आंटी ने मुझको डांटा जब मैंने उसको उठाया। फिर आगे बढ़े। ये रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था देखने को। हम थोड़ा सा रुक गए, थोड़ी देर रुकने के बाद और नेचर को थोड़ा सा फील करने के बाद हम फिर से आगे बढ़े। आपको दिखा देती हूँ ये रास्ता कितना खूबसूरत था, क्या बताऊँ, क्या शांति महसूस हो रहा था वहाँ पे। फिर रास्ते में एक टोल आया जो कि बंद पड़ा हुआ था। आगे बढ़े तो एक छोटा सा गांव दिख गया। दिखने में तो ये बहुत अच्छा था। एटा की जगह? हाँ, एटा की जगह? এটা কলিঙ্গা ঘাটি। आगे कलिंगा घाटी आने वाला है। ये जो रास्ता है ये सच में बहुत ही अच्छा था। रोड की खूबसूरती, ये दूर आगे की पहाड़ी,
रास्तों का मोड़ जो कि दिखने में एकदम वाव टाइप लग रहा था। पता है, मैं तो पहले थोड़ा सा डर रही थी कि इतना बड़ा कलिंग घाटी हम लोग कैसे पार करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं कैसे रास्ते होंगे। पर आने के बाद पता चला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रोड तो बहुत डेवलप्ड है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि काफ़ी अच्छा महसूस होगा आप लोगों को। हालांकि बीच में थोड़े थोड़े जगह पर काम चालू था, पर कोई दिक्कत नहीं, काम चलते हुए भी रोड काफ़ी क्लीन था, गाड़ियाँ आराम से आ जा सकती है। रोड पे बंदर बहुत घूम रहे थे। पता है, बंदर मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट एनिमल है। आप लोगों को पसंद है क्या बंदर? वैसे सबका अपना अपना पसंद का कोई ना कोई फेवरेट एनिमल होते हैं। वैसे ही मुझे तो बंदर बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट दिखते हैं मुझे ये। इस रास्ते पे काफ़ी सारे बंदर दिख रहे थे, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। इसके अलावा रास्तों का मोड़ वो अच्छा लगेगा आपको। ये यहाँ पे बंदरों का मीटिंग चालू था जो कि हमारे आने से भाग गए सारे के सारे। ये इनका कोई गोल टेबल मीटिंग चल रहा था शायद। बंदर से याद आया, एक दिन मैं प्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने को पुरी गई थी। आप लोगों को तो पता ही होगा, पुरी बहुत ही जाना माना और बड़ा टेम्पल है उड़ीसा का, जो कि 4 धाम में एक धाम है, पूरब वाला धाम जो है, जो हमारे उड़ीसा में आता है। ऑलरेडी तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते ही है, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको, पर उस दिन कुछ ज़्यादा ही बंदर आ गए थे। दर्शन करके मैं महाप्रसाद लेकर जा रही थी, मेरे बगल में एक लेडी थी, एक बंदर अचानक से आया और उनका वैनिटी बैग लेकर मंदिर के कहीं ऊपर भाग गया। पता नहीं बंदर वैनिटी बैग का क्या ही करेगा। और भी लोग थे वहाँ पे, सारे ऊपर देख रहे थे कि शायद बंदर वो वैनिटी बैग लौटा दे, पर वो बंदर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। डर के मारे मैंने अपना महाप्रसाद छुपा दिया, कहीं वो उसको भी छीन ना ले। तो आप लोग अगर कभी पुरी आओगे ना, तो ज़रा संभल के रहना, कहीं आपका कोई सामान छीन ना ले। वैसे प्रयागराज स्नान करने के बाद हमारा भी पुरी जाने का प्लानिंग बना हुआ है और हम लोग गए भी हैं वहाँ पर रिटर्न करते टाइम, पर अभी तो मैं वहाँ का कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। पर अगली बार मैं कभी ना कभी आप लोगों के लिए पुरी का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वर्चुअली आप लोगों को पुरी ज़रूर लेकर जाऊंगी, पर आपको अगर प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करना है तो आपको डेफिनेटली पुरी आना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल, वीडियो कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउ नहीं है। पर मंदिर के अलावा जो बाकी सारा चीज़ है, पूरी टाउन, सी बीच वगैरह, वो सब मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ। बचपन से ही हम लोग अक्सर पुरी जाया करते हैं, तो मुझे वहाँ का ज़्यादातर चीज़ अच्छे से पता है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको एक दिन ज़रूर पूरी धाम लेकर जाऊंगी। तो फिलहाल इस ट्रिप पे आगे बढ़ते हैं। ये था कलिंग घाटी। कलिंग घाटी में कुछ देर जाने के बाद एक बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। वहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, सेल्फी वगैरह खींचते हैं। हम भी गाड़ी में जा कर थोड़ा थक गए थे, तो हम भी वहाँ पर रुक गए। जाकर देखा तो इतना खूबसूरत जगह था कि क्या बताए, इतना अच्छा फील हो रहा था। स्पेशली ऊपर से नीचे का व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। हम भी थोड़ा वहाँ पे बैठ गए, फिर थोड़ा फ़ोटो वोटो लिए। मुझे तो मन कर रहा था वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देर रुकने के लिए, पर हमको बहुत दूर जाना था, बहुत सारा रास्ता कवर करना था, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। लेकिन आप सबको जब कभी भी मौका मिलेगा या इस रास्ते पे आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा थोड़ा देर। और ये जो बढ़िया सा सीनरी, ये जो मंजर आप थोड़ा सा देख कर जाइए, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। ये आगे ये रास्ता, ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा। दोनों साइड जंगल जंगल, पेड़ और बीच में प्लेन सा रास्ता। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर हम महानदी सेतु के अंदर से गुजर कर गए। ये था महानदी सेतु, जो कि महानदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। और ये जो है, ये है महानदी। दोनों साइड का व्यू बहुत अच्छा था।
फिर उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने के बाद ये छोटा सा टाउन, ये था रेढ़ाखोल टाउन। छोटा सा टाउन है पर बहुत अच्छा टाउन है। दीवारों पे बहुत ही अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाए गए हैं। पेंटिंग्स मुझे बहुत पसंद है। कभी कभार मैं भी थोड़ा बहुत पेंटिंग्स बना लेती हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं था। टाउन का क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से किए गए हैं। हर तरफ सफाई, अच्छा लग रहा था। ये जो है ये है संबलपुर टाउन। संबलपुर उड़ीसा का एक बहुत जाना माना टाउन है। सिर्फ टाउन ही नहीं, पूरा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ही फेमस है। आजकल तो संबलपुरी गाने भी बहुत वायरल होने लगे हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, बहुत सारे संबलपुरी गाने जो कि ग्लोबली वायरल हो रहे हैं। संबलपुरी गाने का जो रिदम है वो मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। इनका जो डांस स्टाइल है संबलपुरी फोक डांस बोलते हैं, वो डांस भी बहुत अच्छा रहता है। एज ए डांसर मुझे भी संबलपुरी डांस बहुत पसंद है। इंटरनेशनली बहुत फेमस है ये डांस। और फिर जो संबलपुरी साड़ी आता है वो तो बहुत पुराने ज़माने से चलता आया है। संबलपुरी साड़ी बोलते हैं इसको, वो भी ग्लोबली फेमस है। पूरे भारत में कहीं भी मिल जाएंगे आपको। वर्ल्ड वाइड फेमस है ये साड़ी। इनका साड़ी का डिजाइन, कपड़ा बहुत अच्छा रहता है। तरह तरह के डिजाइन जैसे कि सूती और पाटू, हर टाइप का संबलपुरी साड़ियाँ मिलते हैं। आप भी ट्राई करना, बहुत सुंदर और अच्छा रहता है। आजकल तो उसी कपड़े में साड़ी के साथ साथ कुर्ता, शर्ट्स, एथनिक वेयर्स, डेली वेयर्स, हर तरह के वैरायटी मिल जाते हैं। बॉयज़, गर्ल्स, बच्चे, औरतें सब के लिए मिलते हैं। आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका संबलपुरी साड़ी सूती का कपड़ा है, ये हल्का रहता है कपड़ा। फिर ये धूप के मौसम में तो बहुत ही अच्छा रहता है। फिर आगे बढ़े तो ये राउरकेला आ गया। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह है, बड़े बड़े कंपनीज का जो स्टील प्लांट्स है। यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है। यहाँ का मिट्टी, पत्ता वत्ता जो पेड़ों का, वो सब काला काला दिख रहा है। लोग भी बिना मास्क के घूम रहे थे यहाँ पर। पता नहीं क्यों इनको मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं किया जाता। वो खुद के हेल्थ के बारे में क्यों थोड़ा कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मतलब इनका लंग्स तो पूरा खराब ही हो गया होगा, इतना काला होकर जो दिख रहा है। पॉल्यूशन के वजह से इतना ख़राब है यहाँ का एयर क्वालिटी। देखिए बहुत गंदा दिख रहा है, पूरा सिटी काला होके दिख रहा है। हमको तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि यहाँ पे थोड़ा रुक कर चाय वाय पियेंगे क्या, लेकिन हम तो सब एक साथ मना किए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं रुकना। ये जगह देख के तो डर लगता है। यहाँ पे रुक के, यहाँ पे उतर के चाय पानी पीने का तो दूर की बात है, यहाँ का हवा भी नहीं चाहिए हमको। लोगों को यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। ऐसे जो रहते हैं, ऐसे जो खुले में सारा चीज़ बेचते हैं, खाना वाना, वो सब बहुत मतलब ख़राब लगता है। वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। फिर वहाँ से क्रॉस होने के बाद हम पहुँच गए थे सुंदरगढ़ में। सुंदरगढ़ को पहुँचते पहुँचते हमारा रात का 9-10 हो गया था। फिर हमको वहाँ पे एक बहुत अच्छा होटल मिला, बहुत अच्छा होटल था वो। वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से फ्रेश होकर बगल में ही एक ढाबा में डिनर करने के लिए चले गए। और वो होटल में जितना वो डिज़ाइन जो किए थे, वहाँ पे हमारा बरहमपुर और गोपालपुर का एक फ़ोटो लगा था। वो देख के तो बहुत अच्छा लगा हमको। फिर हमारे होम टाउन से लगभग 400 किलोमीटर ट्रैवल करके आगे बढ़ने के बाद सुंदरगढ़ में रेस्ट किए। अच्छा नींद लेने के बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश की, लेकिन आपको तो पता ही है मेरा जो भाई है वो हमेशा देर से उठता है, तो उसी के वजह से अगले दिन हम फिर से निकले 8 बजे। फिर से हमको वही सुंदर रास्ता मिल गया। अगले दिन सुंदरगढ़ से निकलकर छत्तीसगढ़ से होकर हमको आगे बढ़ना था। ये भी रास्ता बहुत क्लीन था, बहुत सारे पेड़ था दोनों तरफ, बहुत अच्छा रास्ता था। ये रूट हमने जो चूज किया जाने के लिए, ये बहुत ही सही डिसीजन था हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह सिर्फ चाय पी के बिना नाश्ता किए निकले थे ना, तो मुझे उल्टी आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा पैदल चलने के लिए गाड़ी से निकली। और फिर थोड़ा चलने के बाद मुझे अच्छा फील हुआ और फिर हम वापस निकल पड़े अपने सफ़र पर।
कण्ढेई तू किए साइती बताते नहीं से कथा भाबुची मु फिर वहाँ से आगे बढ़ने के बाद आ गया ओडिशा बॉर्डर। अब टाइम आ गया था कि कुछ टाइम के लिए हम अपने स्टेट को बाय बाय कहे और फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आया छत्तीसगढ़। तो यहाँ से शुरू हो गया था छत्तीसगढ़ स्टेट और ओडिशा तक का रास्ता अच्छा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में एंटर करने के बाद अचानक से रास्ता एकदम से पतला हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाटर का जो टैंकर है वो भी नॉर्मल टंकी रखा गया है। हमारा उड़ीसा में तो पूरा सीमेंटेड किया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा ये लोहे का टावर के जैसे बना है, वहाँ पे 2 टंकी रख के सप्लाई कर रहे हैं। मतलब थोड़ा ये सब एरिया अंडर डेवलप्ड लग रहा है। रास्ता भी उतना खास नहीं था, फिर चलेगा, गांव में तो ऐसे रास्ते मिलते ही है। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद हम एक ढाबे में रुके, हमको नाश्ता करना था। सुबह से नाश्ता नहीं किए थे, लेकिन वो ढाबा में नाश्ता ही नहीं था उस दिन। सॉरी हिंदी छत्तीसगढ़, अभी हम गिरने आए हैं। लेकिन हमको मिल गया एक बहुत ही प्यारा सा मिट्ठू। वो तो पहले कूकू कर रहा था, मैं उसके साथ थोड़ा खेलने लगी तो बाद में मुझे वो काटने को आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? फिर मैं उसको वहाँ पे छोड़कर चली गई। बहुत बुरा है ये। फिर थोड़ी देर जाने के बाद एक जगह में रुके। भोक हेलानी, किसी खाया मिलनी। आंकर एडे किए हेले करूना ब्रेकफास्ट। देखिए कौन होची। कहते चावल रे मिची बोली गाड़ी वहाँ पर 2-3 दुकान था, वहाँ पे खाने के लिए हम एक दुकान पे गए तो कुछ पकोड़े वगैरह वहाँ पे मिलते थे। हम खाए, पकोड़े के साथ टमाटर का चटनी देते थे। चटनी ए बरा खाउची एडा एडा पकुड़ीटा सेटा हाँ पकुड़ी एडा होची चावल बरा आउ एडा होची बिरी बरा ता सहित टमाटो चारू रे मिर्ची चटनी मिसै खाउछु आमे समस्त। चटनी के साथ एक मिर्ची का वो चटनी मिलाते थे, वो बहुत अच्छा टेस्ट हुआ। मतलब हम कभी ऐसा नहीं खाए थे, ये एक नया चीज़ हमको खाने को मिला। एटा भल लाउची मैं टेस्ट करो दो अलग से भल अछि ना। फिर ये जो पत्ते में देते हैं इसको हमारे यहाँ पर सालुआ का पत्ता बोलते हैं। ये पत्ता ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते एक पत्ता भी अपने साथ ले गई। फिर थोड़ा देर जाने के बाद भीड़ भाड़ वाला एरिया में थोड़ा घुस गए। ये अंबिकापुर है, ये थोड़ा डेवलप्ड लग रहा है बाकी एरिया के मुकाबले। जब हम पहले प्लानिंग किए थे तो जाते जाते हम 3 जगह पे रुकने के लिए प्लानिंग किए थे। वो था संबलपुर, अंबिकापुर और मिर्ज़ापुर, फिर फाइनली प्रयागराज। लेकिन बाद में राजू कहने लगे कि उतना क्यों रुकना है, हम 2 स्टॉपेज करके जा सकते हैं, 3 करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सुंदरगढ़ पे रुक गए और आगे मिर्ज़ापुर पे रुकेंगे। फिर रास्ते में हम एक जगह पर लंच करने के लिए निकले थे, लेकिन उतना अच्छा जगह नहीं था, उतना अच्छा खाने को भी नहीं मिला, पर चलेगा, ट्रैवलिंग में तो ऐसे होते ही रहते हैं। खाया को देलानी हमको माल पिया लोकानक अलग जगह बनीची आम खाया देलानी। फिर जब रात हुआ हम जा रहे थे, वहाँ पे हमको पता चला राजू का एक दोस्त वो भी गाड़ी लेके जा रहे थे। तो वो बोले कि मिर्ज़ापुर का जो एरिया है वो बहुत सारी भीड़ में भरा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ है वहाँ पे। मिर्ज़ापुर से 10 किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक है, इसलिए हम डिसाइड किए हम रॉबर्टगंज में ही रुक जाते हैं। रॉबर्टगंज मिर्ज़ापुर से पहले आते हैं, 50-60 किलोमीटर पहले ही आएगा वो। हम डिसाइड किए कि हम रुक जाते हैं वहाँ रात को।
रॉबर्टगंज में रुके तो हमने फिर डिसाइड किया कि पूरा अगले दिन वहीं पे रुक जाते हैं। यहाँ पे पूरा दिन रुक कर रेस्ट करेंगे, फिर रात को निकलेंगे और रात भर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि प्रयागराज के आसपास वाले एरिया पर महाकुंभ की बहुत ट्रैफिक रहते हैं। लोग घंटों तक 12-13 घंटे ट्रैफिक पे फंसते हैं। और हमको सुबह 4-5 बजे प्रयागराज पर पहुंचना है। सुबह 4 से 8 बजे के अंदर संगम पे स्नान करना बहुत अच्छा रहता है। रात में इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग रॉबर्टगंज में उस रात को रुके। फिर अगले दिन पूरा दिन भी वहाँ पे रुके। फिर हम गए प्रयागराज की ओर। वहाँ पे जब पहुँचे तो इतना भीड़ था, पूरा सिचुएशन ही खराब था। महाकुंभ की वजह से रात को 2-2 बजे तक ट्रैफिक जाम रहते, दिन का तो छोड़ ही दो। हम भी 1-2 घंटे ट्रैफिक में फंस गए। फिर एक बंदे ने आके हमको ज़बरदस्ती रॉन्ग रूट पे जाने के लिए बोला। वो उसका गाड़ी हमारा जस्ट पीछे था, एक्चुअली उसको जाना था, तो वो डिवाइडर को हटाया। फिर हमको भी वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसने के लिए बोला। हम भी चले गए। ये देखिए कितना सारा भीड़ था वहाँ पे। हम रॉन्ग रूट पे जा रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन पुलिस ने भी जाने दिया, क्योंकि बहुत सारा भीड़ था। कैसे भी करके भीड़ खाली हो जाता है तो थोड़ा अच्छी बात है ना, इसलिए। फिर वहाँ पे हाईटेक सिटी एक है, सरस्वती हाईटेक सिटी, प्रयागराज में वहाँ पहुँच गए थे। सरस्वती हाईटेक सिटी का जो एंट्री लेवल है वहाँ पे पार्किंग हो रहा था। आगे भी पार्किंग होता है, पर हम लोग यहाँ पे पार्क किए क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाले एरिया से थोड़ा दूर है, तो हमको लौटते टाइम आसानी होगा। वहाँ पे गाड़ी रखने के बाद वहाँ से हम बाइक वालों के मदद से आगे घाट की ओर गए। वहाँ पे बहुत सारे लोकल जो बंदे हैं उन्होंने अपना बाइक लेकर उनका खुद का एक प्राइवेट बिजनेस चला रखा था। वहाँ पे गाड़ी तो नहीं जाने देते थे, कम से कम 15-20 किलोमीटर पहले से ही। तो बाइक वाले जो है वो पर पर्सन 500-700 लेकर घाट के पास तक पहुँचा देते थे। अच्छी बात है ये भी, उनका थोड़ा कमाई भी हो जाता है और लोगों की हेल्प भी हो जाता है। वो हमसे पर पर्सन 500 लिए, लेकिन हमको पूरा नदी के पास लेकर छोड़ दिए। इतना सारा ट्रैफिक था, फिर भी वो हमको इधर उधर शॉर्टकट रास्ते में लेकर घाट में ही पहुंचा दिया। जिस घाट पे बाइक वालों ने हमको छोड़ा था, बोले तो थे कि वहाँ से नाव मिलेगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे नाव नहीं मिलता है। या तो हम घाट पर ही डुबकी मारकर चले जाए, या फिर हमको जाना पड़ेगा आरेल घाट। फिर वहाँ से हम पैदल चलते चलते आरेल घाट तक पहुँच गए। वो बहुत दूर था, लेकिन हमको उतना पता नहीं चला। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। बताओ, रात को 3:30 बजे इतना लोग, तो फिर दिन में कितना होंगे। एक्साइटमेंट भी बहुत था हमें, इसलिए हमको उतना थकान भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन करीब 8-10 किलोमीटर तो चले ही होंगे वहाँ से। फिर जाके हम पहुँचे आरेल घाट। आरेल घाट पे पहुंचने के बाद हमको पता चला कि सुबह 5-6 बजे के बाद ही नाव चलता है। आरेल घाट से हमको जाना था त्रिवेणी संगम के अंदर, जहां पर कि नाव लेकर जाते हैं। इसलिए हम वहां पे कहीं बैठ गए और इंतज़ार किए सुबह होने तक का। और वहीं घाट पर ही हमारा थोड़ा पूजा भी करना था, तो वहाँ एक लोकल पुजारी के मदद से पूजा करवाए और वो पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। पूजा होने के बाद हम नाव पे बैठकर त्रिवेणी संगम की ओर निकल गए। वहाँ पे नॉर्मली तो 700-800 में पूरा का पूरा नाव मिल जाता है आने और जाने का, लेकिन महाकुंभ का टाइम चल रहा था तो 2000 लेते थे एक आदमी का। और तो और बीच में संगम पर पहुँच जाने के बाद स्नान करने के अलग 50 रुपये पर पर्सन लिया जाता था। अब इतना ट्रैवल किए, इतना खर्चा किए, इतनी दूर गए, तो हमको कैसे भी करके त्रिवेणी संगम में ही जाना था। तो मजबूरन नाव से हम भी निकल पड़े त्रिवेणी संगम की ओर। लेकिन जो लोग इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते वो वहीं घाट पे ही स्नान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग थे।
चाहे आप आरेल घाट कहो या फिर कोई भी घाट कहो, हर तरफ आपको बहुत सारे लोग स्नान करते हुए दिख जाएंगे। सुबह सुबह सबका स्नान का कार्यक्रम जो है वो चालू था। एक तो महाकुंभ और ऊपर से ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, इसलिए जो त्रिवेणी संगम बोलते हैं वहाँ पे जाके स्नान लेना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते वो लोग गंगा मैया की कोई भी घाट पे स्नान कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि वहाँ पे नाव भी चलते हैं। जैसे कि हमें भी शुरू में कुछ लोग बोले पहुँचने पर कि नाव तो नहीं चलते हैं, रस्सी लगाकर बंद कर रखे हैं, पर थोड़ा चलते चलते आगे तक जाएंगे तो नाव मिल जाते हैं, पर महंगे बहुत होते हैं। फिर हम नाव में बैठने के बाद बहुत खूबसूरत नज़ारा था वहाँ पर। बहुत सारे पंछियाँ आ गए थे, एकदम पास से होकर उड़ रहे थे। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम वहाँ से निकले थे उड़ीसा से, तो हमको पता नहीं था नाव भी चलता है। कुछ लोग बोले थे कि नाव नहीं चल रहा है, आप लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन पता नहीं क्या होगा, चलते हैं, जाके देखेंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि नाव भी चलता है और फाइनली हम लोग नाव में जा रहे थे। इतनी सुबह सुबह नाव के लिए उतना भीड़ भाड़ भी हमको नहीं दिख रहा था। अच्छे से सारा कुछ हो गया। नाव में बैठ के हम चले त्रिवेणी संगम के अंदर। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा। पलट के फिर नानी, बोली बात और बात न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुम बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुम बहाए। अच्छे से स्नान किए हम लोग, गंगा मैया में डुबकी भी लगाए। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम भी किया गया था ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए। फीमेल्स के लिए टेम्पररी चेंजिंग रूम्स की अरेंजमेंट भी किए गए थे, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। पानी भी बहुत ठंडा था, पर एक बार पानी के अंदर जाकर डुबकी लगा लेने के बाद उतना ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं हुआ। ठंडा लग रहा था पर पहले की तरह उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता। अंदर डुबकी लगाकर ऊपर आने के बाद मैं तो कांप रही थी, और मेरा बंदर सा भाई मुझे देखकर बहुत हंस रहा था। महाकुंभ में लोग वहाँ पर गंगा मैया के लिए कुंभ वाला मिट्टी का कलश लेकर जाते हैं और स्नान के बाद गंगा मैया में उसको विसर्जन किया जाता है, जिसमें गंगा मैया के लिए हल्दी, चंदन, सिंदूर, साबुत सुपारी और दक्षिणा के लिए कुछ कॉइन्स रखते हैं। हमने भी कुंभ वाला कलश लेकर विसर्जन किया वहाँ पे स्नान के बाद। अगर आपके घर का कोई भगवान का पुराने मूर्ति, फ़ोटो जो कि ख़राब हो गया हो, या फिर जो पहले पूजन होते थे पर अब नहीं होते, उनको भी आप इधर उधर ना रखकर गंगा मैया में विसर्जन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा रहता है। बचपन से तेरे सारे काम तो मैंने ही किए थे। तू जान के इसको अपना सारा पूजन स्नान करने के बाद कपड़े बदलकर हम फिर वापस आ गए उसी नाव से जिससे हम गए थे। वापस से हम आरेल घाट पर लौटकर आए। फिर वहीं घाट पर हम में से सब ने अपने अपने पसंदीदा बढ़िया सा टीका लगवाए। जैसे कि किसी को ओम वाला टीका लगवाना था, किसी को राम वाला, तो किसी को महाकाल वाला। मैंने तो कृष्णा वाला टीका लगवाया, बहुत अच्छा लगा मुझे।
जिस मोहन माया जाल का वो भक्त है महाकाल का। ओम नमः शिवाय। फिर हमने कुछ फोटोज लिए वहीं घाट पर ही, और फिर वहाँ से हम जल्दी से निकल गए। जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलना था, क्योंकि धूप के साथ साथ भीड़ भी बढ़ रहे थे, कहीं कोई स्टैम्पीड का सिचुएशन ना आ जाए इसलिए। हम वो घाट से पैदल थोड़ा दूर चलने के बाद हमको एक ऑटो मिल गया। ऑटो से हम आ गए हमारा जो गाड़ी का पार्किंग था। पार्किंग पे आने के बाद हम वापस आए अपने गाड़ी के पास। हमको पहले ही किसी ने बताया था कि अपनी गाड़ी का जो लोकेशन है वो सेट करना, या नहीं तो कभी कभी भूल जाते हैं, ढूंढना पड़ता है गाड़ी कहाँ रखे थे, बहुत टाइम जाता है उसमें, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ और ऊपर से सारे पार्किंग एक जैसे दिखते हैं। इसलिए अपना एक मोबाइल जो है उसमें हमने एक पहले से ही लोकेशन शेयर करके रखा था गाड़ी में ही, ताकि रिटर्न करते टाइम हमको आसानी से मिल जाए अपना पार्किंग। वही लोकेशन देखकर हम आ गए अपने गाड़ी के पास। बहुत जल्दी पहुंच गए थे हम। फिर वहां से हम सीधे आ गए वापस। रिटर्न करते टाइम हमको कहीं पे भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखा। रास्ते में एक दो जगह पर एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत हुआ, थोड़ा टाइम लगा। फिर हम पहुंच गए रॉबर्टगंज में, जहाँ पे रुके थे हम जाते टाइम। तो रिटर्निंग में भी हम वहीं पे आके रुक गए। वहाँ पे वो जो होटल का ओनर है वो हमको बहुत अच्छे से गाइड किए थे, वहीं बताए थे हमको ये रूट पे जाने के लिए, और वहाँ पे जो जाके गाड़ी का जो लोकेशन वगैरह रखना वो सब वही आइडिया दिए थे। बहुत काम आया उनका आइडिया। तो लौटते टाइम हम फिर से वही रॉबर्टगंज में ही रुक गए, क्योंकि हमको वही सेम रूट से रिटर्न करना था घर, जिस रूट से हम गए थे। प्रयागराज से निकलकर हम शाम को 4-5 बजे रॉबर्टगंज में पहुंचे, लेकिन रॉबर्टगंज में खाना उतना अच्छा नहीं मिला। पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, क्या क्या खाते हैं, लेकिन हमको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा खाने में। अनहेल्दी भी बहुत था सब कुछ। फिर रात को रेस्ट करके अगले दिन हम वहाँ से निकले, सीधे सुंदरगढ़ में आके पहुँच गए। पहुँचते पहुँचते रात को 10-11 बज गए। उस रात हम वही रेस्ट किए। फाइनली इतना टाइम बाद अपने स्टेट ओडिशा में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा था सबको। वो कहते हैं ना, चाहे आप कहीं भी जाओ अपना घर अपना होता है। सुंदरगढ़ में हमको आके बहुत अच्छा लगा। खाने को भी बहुत अच्छा मिल गया। देर हो गए थे इसलिए हम फ़ोन करके उसी होटल को ही बोल दिए थे हमारे लिए खाने का इंतजाम करने के लिए। वो होटल वाले हमारे आने के पहले से ही हमारे रूम में हमारा डिनर रेडी करके रख दिए थे। पहुंचने के बाद हम सब ने डिनर किया, फिर सो गए। सुबह उठ के हमको वही कलिंगा घाटी से ना जाकर हमको यहाँ से दूसरा रूट में जाना था, क्योंकि हमको जाना था पुरी। हमारे उड़ीसा में मानते हैं कि आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाओ, कितने भी बड़े धार्मिक स्थल पर जाओ, अगर वापस आकर हमारे जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं किए तो सारा बेकार है, पानी में चला जाता है पुण्य आपका सारा। तो हम ओडिशा वाले कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाए, वापस करते टाइम या फिर रिटर्न करने के 1-2 हफ्ते के अंदर ही अपने जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए पुरी जरूर जाते हैं। उनके बिना सब अधूरा है। पूरे जगत का नाथ है वो, दुनिया के लिए जगन्नाथ, और हम ओडिशा वासी प्यार से जग्गा बोलते हैं उनको। पुरी जाने के लिए हम सुंदरगढ़ से भुवनेश्वर की ओर आगे बढ़े। करीब रात को 8-9 बजे हम भुवनेश्वर पे पहुँचे। भुवनेश्वर जो कि ओडिशा का राजधानी है, बहुत ही अच्छा जगह है। भुवनेश्वर में उस दिन बहुत सुकून से हम लोग रेस्ट किए। कम पैसा में बहुत अच्छा होटल हमको मिल गया था। वहाँ पे आराम से रेस्ट करने के बाद अगले दिन करीब 11-12 बजे हम पुरी के लिए रवाना हुए। फिर 1.5-2 घंटे में हम पुरी पहुंच गए। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। जगह को इतने टाइम बाद देखकर बहुत सुकून मिला, आंखें भर आई हम सबका। उस दिन उतना भीड़ भी नहीं था पुरी में। फिर महाप्रसाद लेके हम वहाँ पे बैठ गए खाने के लिए। फिर आराम से शाम को वहाँ से निकले और रात को करीब 9-10 बजे हम बरहमपुर में वापस पहुँच गए। तो बस ये था हमारा प्रयागराज महाकुंभ का ट्रिप। सच में ये ट्रिप एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था। भीड़, संगम पे स्नान, पूजा और वो स्पिरिचुअल एनर्जी, बस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था सब कुछ। अगर आपको मेरा ये पहला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मेरे ये छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही जल्दी फिर से मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल। जय जगन्नाथ।